आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी। इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब से के पास, जो कि अभी ईरान के दौरे से लौटे हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि ये जो सऊदी अरब और ईरान से ताल्लुकात कायम हुए हैं, जो रिश्ते बहाल हुए हैं, इसका क्या असर ईरान में नज़र आ रहा है और क्या प्रोग्रेस है, इस पर हम ख़ास बातचीत करेंगे। और चूँकि डॉक्टर तस्लीम रहमानी न सिर्फ ये कि हिंदुस्तानी सियासत पर बल्कि सेंट्रल एशिया की सियासत पर भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, तो उनसे हम जानेंगे कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत जी। बहुत खैर मकदम है। क्या लग रहा है आपको? आप ईरान के दौरे पर थे, क्या आपने देखा कि सऊदी अरब और ईरान से जो रिश्ते बहाल हुए हैं, क्या इसमें प्रोग्रेस आपको लग रही? वहाँ क्या माहौल आपको दिखाई दिया? देखिए, दो ममालिक का मामला है और ये दो ममालिक सही मानों में देखें तो दो ममालिक नहीं हैं, बल्कि दो ब्लॉक हैं। दो ब्लॉक हैं। अ, ये रिवायती तौर पर बात सही हो या ना हो, अमलन तो सही है हाँ, कि ईरान शिया ब्लॉक को लीड करता है हाँ, सही है। और सऊदी अरब सुन्नी ब्लॉक को बिल्कुल, लीड बिल्कुल। करता है। अमलन तो ऐसे ही समझा जाता है। तो अगर ये दो ब्लॉक एक दूसरे के करीब आए तो इस खित्ते में जो बाय एंड लार्ज मुस्लिम डोमिनेटिंग इलाका है, ये एशिया का पूरा खित्ता, बल्कि पूरा एशिया ही मुस्लिम डोमिनेटिंग है। बिल्कुल। अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, ये वो इलाका है जहां दुनिया की 1/3 मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। जी, और अगर पूरे वेस्ट एशिया के गल्फ को और ईरान को और अफगानिस्तान को भी इसमें जोड़ दें तो मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ इसी है। इलाके में बिल्कुल। रहती है। इस नुक्ता नज़र से मुसलमानों का ये तकरीबन गलबे वाला इलाका है और हर एतबार का गलबा है, यानी सियासी भी और इक़्तिसादी भी और मादनियात का भी। ऐसे में इन दो ममालिक का अलग होना मुसलमानों को कमज़ोर कर रहा था। तो मुझे लगता है कि अगर मैं गैर रस्मी सियासत की बात करूं तो ये मुसलमानों के यहाँ पर तरक्की के लिए एक रास्ता जो ब्लॉक हुआ हुआ था वो अब खुला है। दूसरी बात ये कि मैं तो ईरान में था, सऊदी अरब में अभी गया नहीं उसके बाद से, तो मैं ईरान के बारे में कह सकता हूँ कि जितनी लीडरशिप से भी अच्छे खासे बड़े लीडर्स के साथ वहाँ मुलाकातें हुई, मुझे उनके अंदर बेहतरीन कॉन्फिडेंस दिखाई दिया। जी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओवर कॉन्फिडेंस, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत था। कैसा कॉन्फिडेंस क्या? उनको कॉन्फिडेंस ये है कि इस खत्ते में, ख़ास तौर पर खलीज फारस के इलाके में, ईरान एक ऐसी ताकत बन के उभरा है कि जो करीबी ममालिक हैं वहाँ ईरान के बग़ैर बहुत से सियासी और इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी अफेयर्स में ईरान के मशवरे के बगैर कोई स्टेप नहीं लिया जाएगा। ये एक बड़ा कॉन्फिडेंस था। दूसरा एक कॉन्फिडेंस ये कि वो हमें आया ईरान को देख के, ईरानियों को तो हो गई, वो हमें भी आया कि 45-46 साल के जो सैंक्शंस हैं, यूएस के सैंक्शंस, वो मतलब यूएन के नहीं हैं, यूएस के सैंक्शन है जो इलीगल हैं। जाहिर है कि किसी भी मुल्क को ये इख्तियार नहीं हो सकता किसी दूसरे मुल्क की इक़्तिसादी नाकाबंदी खुद भी करे और दुनिया से भी कहे कि आप भी कीजिए, और दुनिया को मजबूर करे कि वो करे। ये इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी खुद इन्हिसारी का सबूत पेश किया कि कोई चीज उनके मुल्क में कम नहीं है। हाँ। ईरान में, अच्छा। यानी आप सड़कों पे गुजरे तो बेहतरीन किस्म की सड़कें। हमारे जो हम सफर साथी थे वो दूर से कह रहे भाई वहां पे बारिश हुई है, चमक रहा है। मैंने कहा वो चमक सड़क की चमक है, पानी की चमक नहीं है। हाँ। इस कदर चमचमाती हुई सड़कें हैं और इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, 20-20 मंजिले इमारतें हैं और बेहतरीन किस्म की इमारतें हैं। खाने पीने की कोई कमी नहीं है, मार्केट्स भरी पड़ी हैं, ग्राहक मौजूद हैं और लोग खरीदारी कर रहे हैं, पैसे उनके पास मौजूद हैं। तो एक तरफ तो अवाम खुशहाल हैं, ब्लो पॉवर्टी लाइन वहां नहीं पाए जाते, गरीबी की रेखा से नीचे, खत अफलास के नीचे रहने वाले लोग ईरान में नहीं पाए जाते, भिखारी इमरान में नहीं, ईरान में नहीं पाए जाते। तो अच्छा खाना खाते हैं, जो खाना यहाँ हम लोग खाते हैं, आम लोग खाते हैं। हम लोग के यहाँ बहुत बड़ी तादाद अभी ऐसी है जो दिन भर मजदूरी करने के बाद शाम को उबले हुए चावल और आलू के चोकर के साथ खा के गुजारा कर लेते हैं, इतने ही में। उनके यहाँ है ही नहीं। वो तो लहम और चिकन और बिरयानी और चुल्लू कबाब के बगैर खाना ही नहीं खाते, और उसके साथ 10 किस्म के ड्रिंक्स।
उनके जो दूध भी होगा और मशरूबात कोल्ड ड्रिंक्स भी। और वो मशरूबात है, तो वो एक हाई स्टैंडर्ड लाइफ जी रहे हैं। तो ये हैरत की बात है कि इतने बड़े सैंक्शन, जहाँ उनका तेल कोई नहीं खरीदता, उनकी मादनियात कोई नहीं खरीदता, उनके फ्रूट्स कोई नहीं खरीदता, उनके ड्राई फ्रूट कोई नहीं खरीदता, और तमाम चीज़ें बंद हैं। उन्होंने इस हद तक तरक्की की कि मैंने एक सवाल वहाँ किया उनके एक एडवाइज़र से कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब कब तक डिक्लेयर कर देंगे? तो उन्होंने बहुत हँस के कहा कि हम तो एज़ ए मैटर ऑफ पॉलिसी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएँगे, लेकिन हम कैपेबल हैं। तो बॉम्ब बनाने की कैपेबिलिटी हासिल कर ली, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने बंद हो की गया। तो बम हो गई उनके पास। इसी तरीके से बिजली के डिपार्टमेंट में इतनी बिजली बना रहे हैं कि वो पूरा इराक को रोशन किए हुए हैं अपने यहाँ की बिजली से। तो एक सैंक्शन्ड मुल्क जिसके ऊपर 8 साल जंग थोपी गई हो, जिसके तमाम इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया गया हो, बड़ा कत्लेआम किया गया हो, उसके बाद भी उसका कोई डिपेंडेंस किसी दूसरे मुल्क के ऊपर नहीं है, बल्कि दूसरे ममालिक की डिपेंडेंस ईरान के ऊपर आज है। और ये कहा जाता है, बड़ा मशहूर जुमला है, कि अमेरिका पहले कहता था कि ईरान को कोई हथियार न बेचे, जब वो जंग के जमाने में थे, कि ईरान को कोई हथियार ना बेचे। अब वही अमेरिका 45 साल के बाद कहता है कि ईरान से कोई हथियार ना खरीदे। उल्टा। उल्टा हो गया। यानी वो अपने ड्रोन्स जो बेच रहे हैं, रूस को भी उन्होंने ड्रोन्स बेचे, और अभी मिसाइल्स जो उन्होंने नए बनाए हैं, मुहाजिर 10 का मिसाइल जो 2000 किलोमीटर की मार करने की ताकत रखता है, एटॉमिक वार हेड्स को लेके, जो आज़रबाईजान में उन्होंने किया, फिर जो हिजबुल्लाह को वो सपोर्ट करते हैं ये फ़लस्तीन के कॉज के लिए। तो ये रिमार्केबल है कि दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक के स्ट्रगल और रेजिस्टेंस के मूवमेंट्स को भी वो सपोर्ट कर रहे हैं, अपने हथियार भी बना रहे हैं और अपना खाना पीना भी बना रहे हैं। और क्या चीज़ है एक आम आदमी की ज़रूरत की, जो खुद वहीं ना बनती हो और वहीं ना खरीदी जाती हो। तो कोई ये ताकत है, एक मुल्क की अंदरूनी ताकत, और उस ताकत के साथ जब खित्ते में सियासी बैलेंस, तवाज़ुन भी अगर हासिल हो जाए, जैसे सऊदी अरब के साथ उनके, और उससे बड़ा तो उसके बाद अब ईरान से आने के बाद ब्रिक्स का यहाँ पर हुआ, ब्रिक्स में ईरान को शामिल कर लिया गया और सऊदी अरब को भी। तो दोनों मुस्लिम फोर्सेस ब्रिक्स में शामिल होने से जो सैंक्शंस हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, बहुत कमज़ोर। तो तिजारती ताल्लुकात ब्रिक्स कंट्रीज के दरमियान तो बिल्कुल। उनके कोऑपरेशन होगा। तो ब्रिक्स में तो फिर इंडिया है, चाइना है, तो सारी बड़ी मार्केट तो यही ब्रिक्स के ही अंदर है। बिल्कुल। तो फिर सैंक्शंस के कोई मतलब नहीं रह जाता। तो यूएस अपने सैंक्शन लेके अपने घर बैठे, ईरान ने अपना काम कर लिया है। इजराइल एक बस छोटा सा कि इजराइल का जो इशू है बहुत बड़ा, जो फिलिस्तीन पर जिस तरीके से अपना कब्जा जमाए हुए है, क्या ये सऊदी ईरान का एक साथ होने के बाद क्या इजराइल की परेशानी बढ़ेगी? सिर्फ इजराइल ही नहीं, आप गौर से देखिए कि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात ने, जैसे मैंने अर्ज किया, दो ब्लॉक्स को इकट्ठा किया। तो अगर ये ब्लॉक्स दो इकट्ठे हुए हैं तो पूरा एशिया इकट्ठा हो रहा है। एशिया जितना ज्यादा ताकत हासिल करेगा और जितना इत्तेहाद होगा और जितना इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इक्तसादी शमूलियत बढ़ेगी, मगरिब उतना कमजोर होगा। और इसराइल का वजूद मगरिब के ताउन पर बरकरार है। एशिया में कोई इसराइल को ताउन नहीं करता। रूस इसराइल को ताउन नहीं करता, चीन इसराइल को ताउन नहीं करता, भारत इसराइल को ताउन नहीं करता, पाकिस्तान नहीं करता, अफगानिस्तान नहीं करता, ईरान नहीं करता। सऊदी अरब और ये गल्फ के लोग जो हैं, इन्होंने अब आके कुछ करना शुरू किया है, लेकिन और तो कोई नहीं करता। पूरा अफ्रीका नहीं करता इसराइल को ताउन। तो मगरिब जितना कमजोर होगा, इसराइल उतना ही कमजोर होगा, और मशरिक जितना मजबूत होगा, मगरिब उतना कमजोर होगा। तो नतीजे के में इसराइल के दिन भी अब लदने वाले हैं बहुत जल्दी। मुझे पूरा यकीन है कि एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, देखिए, खुमैनी साहब ने बहुत पहले एक बात कही थी, हज़रत आयतुल्लाह खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने, कि डॉलर की हेजमनी कम होनी चाहिए। ये बात उन्होंने कही थी 40 साल पहले। आज एशिया का ये बढ़ता हुआ इत्तेहाद इस बात का बार बार इयादा कर रहा है, और ब्रिक्स में भी इस बात पे बहस हो रही है कि हम डॉलर को बहैसियत एक कॉमन करेंसी के यूज नहीं करना चाहते, हम अपनी नेशनल करेंसीज का इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे हमने अभी यूक्रेन वॉर के बाद
रूबल्स में किया, रूस से तेल खरीदा रूबल में, डॉलर के बगैर। यूएई से हमारा मुआहदा हुआ कि हम रुपए में, इंडियन रुपीज में हम उनके साथ ट्रेड करेंगे। और ममालिक, अभी ब्रिक्स में भी बात चल रही है कि हम लोग आपस में अपनी करेंसी में करेंगे। तो ये इस प्रोसेस को कहते हैं डी डॉलराइजेशन। और अमेरिका और मगरिब की सारी ताकत सिर्फ डॉलर है। डॉलर जिस दिन गिरेगा, खत्म होगा, उस दिन गिर जाएगा और अमेरिका गिर जाएगा। अमेरिका गिरेगा तो भाई साहब कौन जानता है आज भी इजराइल की करेंसी क्या है? बहुत कम लोग जानते हैं। शेकिल उनकी कुल मिलाकर के ये जो है एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये इजराइल के, अब जाहिर है कि उससे पहले कोई किसी का इंतकाल हो रहा होता है, कोई मर रहा होता है, कोई जख्मी होता है, तो नीम बिस्मिल तड़पता है। तो तड़पने के दौरान खून के छींटे मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, जब कोई जख्मी मरने से पहले तड़पता है। तो मुझे इसका खदशा है कि ये जख्मी लोग जब तड़पेंगे तो खून के छींटे तो बहुत दूर तक जाएंगे, लेकिन तड़प के की लाशों को ठंडा हो ही जाना है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, जिन्होंने बताया कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो रिश्ता कायम हुआ है वो कितना मजबूत होगा, कितना फ़ायदेमंद होगा और इससे मगरबी ताकत कहीं ना कहीं कमज़ोर साबित होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।